218 रूपांतरण खून। सर, मंत्री पीडी क्वारंटाइन जोन में आए हैं। वो यहाँ क्या कर रहे हैं? डॉक्टर ने पूछा। डॉक्टर क्वारंटाइन जोन में गए और उन्होंने मंत्री और उनके आदमियों को पेशेंट्स के पास से गुजरते हुए देखा। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। बाकी सारे लोगों से अलग, उन्होंने मास्क नहीं पहने थे। मंत्री जी, हमें बचा लीजिए, एक मिडिल एज आदमी अपने बच्चे को लेकर बेड पर बैठा हुआ था। उन दोनों के शरीर पर जगह जगह फफोले हो गए थे, खासकर उनके चेहरे पर, जो देखने में बहुत ही डरावने लग रहे थे। जब उस आदमी ने मंत्री पीडी का हाथ पकड़ने की कोशिश की तो मैजिक कोर्ट के जजेस, जो मास्क और ग्लव्स पहने हुए थे, उन्होंने उसे धक्का दे दिया। रुक जाओ, तुम लोग। ऐसा बर्ताव करने की जरूरत नहीं है, मंत्री पीडी ने उन जजेस को डांटते हुए कहा। मंत्री के चेहरे पर दया साफ दिख रही थी। उन्होंने पेशेंट का हाथ अपने हाथ में पकड़ा और बोले, भाई तुम आराम करो। एक बार हमने उस विराट काले सांप को मार दिया जो इस महामारी के लिए जिम्मेदार है, उसके बाद तुम सब बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। बदकिस्मती से अभी हमारे पास इतने एडवांस मैजिशियंस नहीं है कि हम उसे मार सकें। तुम थोड़ी हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने सुना है कि स्वपन नगरी में एक कबीला है जो उस विराट काले सांप को कुल देवता की तरह पूजा करता है। मंत्री जी, क्या ये बात सच है? और अगर ऐसा है तो पूरा कबीला ही महामारी के लिए जिम्मेदार है। हमें उन सबको ढूंढ कर सजा देनी चाहिए, पास के बेड पर लेटे हुए एक आदमी ने कहा। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद बाकी सभी लोग गुस्से में आ गए। सब लोग शांत हो जाए। हम महामारी की दवाई ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जहां तक रही मेडिकल फीस की बात, मैंने उसके लिए पहले ही सरकार को एक एप्लीकेशन जमा कर दी है। महामारी के सारे पेशेंट्स की मेडिकल फीस मैं ही दूंगा। हमें पता चल चुका है कि महामारी के लिए जिम्मेदार कौन है। देखिए, सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सा सब्र रखिए, इंतजार कीजिए, मंत्री पीडी ने कहा। हमें मंत्री जी पर पूरा भरोसा है। हाँ, हमें आप पर पूरा भरोसा है। मंत्री पीडी की बात सुनकर सारे पेशेंट्स शांत हो गए। डॉक्टर धरगट, जो खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे, मंत्री पीडी के पास गए और मुस्कुरा कर बोले, आप ही लोगों को ऐसे शांत कर सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो सिर्फ खुद को उनकी जगह रखकर बात कर रहा था, मंत्री पीडी ने कहा और अपने आदमियों को वहां से जाने का इशारा किया ताकि वो डॉक्टर धरगट से अकेले में बात कर सके। डॉक्टर, क्या आपके पास कोई ताकतवर जहर है? आप तो जानते ही हैं कि विराट काला सांप ही इस महामारी के लिए जिम्मेदार है। हम उसे सुपर मैजिक फॉर्मेशन में कैद तो कर चुके हैं, लेकिन ज्यादातर एडवांस मैजिशियंस युद्ध के लिए गए हैं और हम उसे मार नहीं पा रहे हैं। आपने कहा था ना कि उस सांप के दूसरे हिस्सों से आपको दवाई मिल सकती है। अगर आप हमें उस सांप को मारने के लिए कोई जहर दे दें तो हम आसानी से आपकी मदद कर सकते हैं। हमारे लिए हर पल बहुत कीमती है, समझिए बात को समझे, मंत्री पीडी ने कहा। डॉक्टर धरगट मंत्री पीडी की बात तो समझ गए, लेकिन उन्होंने ना में अपना सिर हिलाकर कहा, सच बताऊं तो विराट काले सांप जहर के राजा हैं। सबसे खतरनाक जहर भी उसके सामने कुछ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि तुम उसे जहर देकर मार सकते हैं। ये सुनकर मंत्री पीडी के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। अगर ऐसा है तो क्या आपके पास कोई और तरीका है उसे मारने का? मैं इतने सारे लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता, मंत्री पीडी ने कहा। मुझे नहीं लगता कि आपको अपना ध्यान विराट काले सांप को मारने में लगाना चाहिए। हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे जिनके हिसाब से सांप का जहर और वायरस एक दूसरे से नहीं बने हैं। इसका साफ मतलब है कि विराट काला सांप इस महामारी के लिए जिम्मेदार नहीं है, डॉक्टर धरगट ने कहा। क्या सच में ऐसा है? मंत्री पीडी ने चौंक कर पूछा। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अब अगर आप इजाजत दें तो मुझे महामारी के लिए दवाई ढूंढनी है, डॉक्टर ने कहा। मंत्री पीडी डॉक्टर को वहां से जाते हुए देख रहे थे। धीरे धीरे उनके चेहरे की चिंता गुस्से में तब्दील हो गई। सिचुएशन उनके हाथ से बाहर जा चुकी थी। पहले मिलिट्री वो ब्लड सीरम ले गई थी और अब डॉक्टर धरगट को पता चल गया था कि विराट काले सांप का इस महामारी से कोई लेना देना नहीं है। अब अगर हम जल्द ही कुछ नहीं करते तो हमारे पूरे प्लान पर पानी फिर जाएगा। तुम यहाँ हो, मंत्री पीडी ने गुस्से में कहा। जी सर, एक आदमी ने जवाब दिया। पहले वाले प्लान के साथ ही आगे बढ़ो, मंत्री पीडी ने कहा। जी सर, आदमी ने कहा। पश्चिमी किले के आसपास कई जवान लोग पोछे और बाल्टियां लेकर सड़क पर से खून के दाग मिटा रहे थे। उनमें से एक जवान लड़का गुस्से से चिल्लाया, मुझे युद्ध में जाना है, मैं यहाँ ये सब करने नहीं आया। तुम पागल हो गए हो क्या? क्यों अपनी जान से हाथ धोना चाहते हो? जब एडवांस्ड मैजिशियंस को उन सफ़ेद जादुई बाजों से लड़ने में इतनी परेशानी हो रही है तो फिर तुम क्या करोगे? उल्टा तुम्हें तो खुशकिस्मत होना चाहिए कि सीनियर्स ने तुम्हें युद्ध में नहीं भेजा। बताओ अनिरुद्ध, मैं सही कह रहा हूँ या नहीं? दूसरे लड़के ने कहा। मुझे ये तो नहीं पता कि तुम जो कह रहे हो वो सही है या नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि लाशों को सही समय पर हटाना बहुत जरूरी है, वरना इनसे भी महामारी फैल सकती है। स्वपन नगरी एक महामारी से पहले ही जूझ रही है। हम पश्चिमी किले में एक और महामारी फैलने नहीं दे सकते, वरना ये सफ़ेद जादुई बाज आसानी से सेफ जोन्स में जाकर उन पर कब्जा कर लेंगे, अनिरुद्ध ने कहा।
तभी अचानक उन्हें बंकर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि कोई दर्द से चिल्ला रहा था। अचानक ऐसी आवाज़ सुनकर सब चौंक गए और उन्हें रिएक्ट करने में थोड़ा समय लगा। सबसे पहले अनिरुद्ध बंकर की तरफ भागा। उसने देखा कि कुछ बैटल मैजिशियन डर के मारे बाहर आ रहे थे। क्या हुआ? आप लोग इतने डरे हुए क्यों हो? अनिरुद्ध ने बैटल मैजिशियन से पूछा। वायरस, हमारा दोस्त भी उन्हीं के तरह से ढका हुआ है। वायरस अब पश्चिमी किले तक पहुंच गया है, अब तो सब बर्बाद हो जाएगा, उन बैटल मैजिशियनों में से एक ने चिल्लाकर कहा। अनिरुद्ध अंदर गया और उसने एक आदमी को कोने में घुटनों पर बैठे हुए देखा। वो अपने दोनों हाथों से अपने फफोले खुजला रहा था। उसके नाखूनों के कारण वो फफोले फूट गए थे और उनमें से बदबूदार खून निकल रहा था। उस बंकर में जो सैनिक थे वो उस आदमी को देखकर बुरी तरह से डर गए थे और वहां से भाग गए। सब जानते थे कि ये वायरस कितनी जल्दी फैलता था। अगर आर्मी में किसी को भी ये महामारी हो जाती तो पूरी आर्मी में ये फैलने में ज़्यादा समय नहीं लगता। तुम ठीक तो हो ना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अनिरुद्ध उस आदमी के पास गया और बोला। मुझसे दूर रहो, मेरे करीब मत आना, वरना तुम्हें भी ये महामारी हो जाएगी। वो आदमी अनिरुद्ध पर चिल्लाया। अनिरुद्ध, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, यहाँ से जाओ, मेडिकल टीम बस यहाँ आने ही वाली है। एक दूसरे बैटल मैजिशियन ने अनिरुद्ध को धक्का देकर कहा। वो बैटल मैजिशियन उस आदमी से दूर खड़ा रहा, उसके बिल्कुल भी करीब नहीं गया। अनिरुद्ध ने बंकर से बाहर आकर अपना हाथ मलते हुए कहा, ये कोई महामारी थोड़ी है, वो तो जहरीले चूहे के काटने का असर है। उसके जहर से ऐसे ही तो फफोले होते हैं। जब वो ये बोल ही रहा था तब एक छोटी लड़की उसके पास चलकर आई। वो इतनी क्यूट लग रही थी कि अनिरुद्ध उसे देखता ही रह गया। इतनी प्यारी सी बच्ची किले में क्या कर रही है? अनिरुद्ध ने मन ही मन सोचा। ओए, अभी तुम वहां खड़े होकर क्या बकबक कर रहे थे? छुटकी ने पूरे ताव में आकर पूछा। कितनी बदतमीज हो तुम, मैं तुमसे बड़ा हूं, मुझसे भैया कहकर बात करो, अनिरुद्ध ने कहा। उसे लगा था कि वो लड़की बहुत प्यारी होगी, लेकिन वो तो एकदम नकचढ़ी थी। ये बकवास बंद करो और मुझे ये बताओ कि तुम वहां क्या कर रहे थे। तुमने ये क्यों कहा कि वो महामारी नहीं है? छुटकी ने अनिरुद्ध की बात पर ध्यान न देते हुए पूछा। हाँ, ये महामारी नहीं है। मुझे ये इन्फेक्शन तब हुआ था जब मैं चूहे पकड़ रहा था। मेरे पूरे हाथों में छाले पड़ गए थे, लेकिन जब मैंने उन पर लाल जादुई बूटी लगाई तो वो ठीक हो गए। अनिरुद्ध ने छुटकी को सच सच बता दिया। क्या तुम्हें पूरा भरोसा है कि तुम्हें भी ऐसे ही फफोले हुए थे? छुटकी ने एकदम सीरियस टोन में कहा। वो पहले देख रही थी कि ब्लड सीरम्स को कहाँ ले जाया गया था। वो इस बात को लेकर कंफ्यूज हो गई थी कि महामारी और ब्लड सीरम का एक दूसरे से क्या लेना देना था, लेकिन अब उसे सब साफ समझ में आ रहा था। महामारी उन ब्लड सीरम से ही फैली थी जिन्हें मेडिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। उस आदमी के शरीर पर फफोले उसी के बाद आए थे जब उसने अपने घाव भरने के लिए उस ब्लड सीरम का इस्तेमाल किया था। किस्मत से छुटकी ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया था। भला मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? मेरे पास एक गरुड़ है, लेकिन वो मिक्स ब्रीड है और यहाँ के बीस्ट मास्टर उसे ज़्यादा पसंद नहीं करते। उसे यहाँ बहुत कम खाना मिलता है, इसीलिए मैं छिपकर उसके लिए जंगल में शिकार करने जाता हूँ। एक बार मैंने गलती से जहरीले चूहे पकड़ लिए थे और मेरे हाथों में भी ऐसे ही फफोले हो गए थे, लेकिन मेरे गरुड़ ने समय रहते ही जंगल से लाल जादुई बूटी लाकर मुझे दे दी, जिससे मेरे फफोले कुछ देर में ही गायब हो गए। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अब मुझे उन जहरीले चूहों से कोई इन्फेक्शन भी नहीं होता। अनिरुद्ध ने सब कुछ सच सच बताया। क्या तुम्हारे पास और लाल जादुई बूटी है? छुटकी ने अनिरुद्ध से पूछा। नहीं, वो यहाँ नहीं उगती है, लेकिन बर्फ के पहाड़ों वाले जंगल में उनकी कोई कमी नहीं है। आमतौर पर तो हम आसानी से वहाँ से ये बूटी मंगवा सकते हैं, लेकिन अभी तो ऐसा कर पाना नामुमकिन होगा। सफ़ेद जादुई बाज बहुत खतरनाक हो गए हैं और कभी भी हमला कर सकते हैं, अनिरुद्ध ने कहा। तुम मेरे साथ चलो। छुटकी ने अनिरुद्ध का हाथ पकड़ा और उसे गार्ड टावर की तरफ ले जाने लगी। उधर आरव गार्ड टावर पर बैठा हुआ बर्फीले पहाड़ के जंगलों को देख रहा था। आमतौर पर हरे दिखने वाले जंगल अब पूरी तरह से सफ़ेद दिख रहे थे। हर पल वहाँ सफ़ेद जादुई बाजों की गिनती बढ़ती ही जा रही थी। पूरा पहाड़ उनसे भरा हुआ था। ये बताना तो बिल्कुल मुश्किल था कि अब वो फिर से कब हमला करेंगे, लेकिन इस बार उनकी गिनती इतनी ज़्यादा थी कि उनसे लड़ना बहुत मुश्किल होने वाला था। आरव, मुझे एक बहुत ज़रूरी बात पता चली है। छुटकी अनिरुद्ध को आरव के पास लेकर आई और बोली। आरव को यूनिफॉर्म में देखकर अनिरुद्ध ने उसे तुरंत सलाम किया। छुटकी ने अनिरुद्ध से जो कुछ भी सुना था वो सब आरव को बता दिया। आरव अब भी पूरी तरह से कन्विंस नहीं हुआ था, इसीलिए उसने अनिरुद्ध से कुछ और सवाल पूछे। लाल जादुई बूटी सिर्फ बर्फीले पहाड़ों के जंगलों में मिलती है जो अभी पूरी तरह से सफ़ेद जादुई बाजों से भरे हुए हैं। अगर हम लाल जादुई बूटी नहीं ला पाए तो ये साबित कैसे कर पाएंगे कि ये लड़का सच बोल रहा है? आरव ने कहा। आरव को ऐसा बोलते हुए सुनकर छुटकी ने आरव के सिर पर एक टपली मारी और बोली, तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो।
भले ही हम बर्फीली पहाड़ी के जंगलों में नहीं जा सकते, लेकिन अनिरुद्ध तो हमारे लिए कुछ जहरीले चूहे पकड़ ही सकता है ना, जिससे हम ये साबित कर सकते हैं कि वही इस महामारी के लिए जिम्मेदार है। छुटकी की बात सुनकर आरव की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत छुटकी को खुशी के मारे गले लगा लिया और फिर अनिरुद्ध से बोला, लड़के, तुम्हारा क्या नाम है? अनिरुद्ध ने जवाब दिया, हाँ अनिरुद्ध, तुम एक काम करो, अभी जाकर हमारे लिए जहरीले चूहे पकड़ लाओ। अच्छा रुको, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता हूँ, न जाने तुम्हें कितनी देर लग जाएगी। जहरीले चूहे तो आगे जंगल में ही मिल जाएंगे, मैं उन्हें पकड़ने में आपकी मदद कर सकता हूँ, आइए मेरे साथ, अनिरुद्ध ने कहा। आरव ने हाँ में सिर हिलाया और तुरंत चीता को समन कर लिया। अगर वो लड़का सच कह रहा था तो उन लोगों ने लगभग महामारी के सच का पता लगा ही लिया था। अनिरुद्ध आरव को रास्ता बताता गया और जल्द ही उन तीनों ने मिलकर एक जहरीला चूहा पकड़ लिया। छुटकी डीमन बीस्ट के मामले में एक एक्सपर्ट थी। उसने उस जहरीले चूहे को देखकर ही बता दिया कि वो एक बड़े चूहे की प्रजाति थी जो जंगलों में बिल बनाकर रहते थे। ये जहरीले चूहे सर्वेंट क्लास डीमन बीस्ट में सबसे कमजोर माने जाते हैं। आरव ने कुछ जहरीले चूहों से लड़ाई की थी और वो इतना समझने के लिए काफी था कि ये चूहे आदमखोर चूहों से भी काफी कमजोर होते हैं, जिनका सामना आरव ने संजीवनी भूमि में किया था। छुटकी तुरंत एक एक्सपर्ट की तरह मरे हुए जहरीले चूहे की चीरफाड़ करने में लग गई। दोनों आरव और अनिरुद्ध को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि 11-12 साल की लड़की ऐसा कुछ कैसे कर सकती थी। अजीब बात है, ये तो रूपांतरण खून है, छुटकी ने कहा। फिर उसने आरव की तरफ देखा और बोली, कुछ और ऐसे चूहे पकड़ कर लाओ, मुझे देखना है कि उनमें भी रूपांतरण खून है या नहीं। आरव ने वैसा ही किया जैसा छुटकी ने उसे कहा था। इन कमजोर चूहों को मारना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था, लेकिन अचंभे की बात तो ये थी कि जितने भी जहरीले चूहों को आरव ने मारा, उन सब में रूपांतरण खून ही निकला। आमतौर पर यह रूपांतरण खून कई डिमन बीस्ट को मारने के बाद ही मिलता है। ये एक बहुत जरूरी जादुई सामग्री में काम आता है, जिसकी हमेशा से कमी होती है। हंटर मैजिशियंस इसे पाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि रूपांतरण हड्डी और रूपांतरण चमड़ी भी बहुत फायदेमंद सामग्रियां होती हैं, क्योंकि वो मैजिक इक्विपमेंट बनाने के काम में आती है। इसी तरह रूपांतरण खून ब्लड सीरम बनाने के काम में आता है, जिसका इस्तेमाल हीलिंग के लिए किया जाता है। आरव को जो पता चला था वो जाकर छुटकी को बता दिया। वो अब भी उस जहरीले चूहे की चीरफाड़ ही कर रही थी। आखिर में वो मुस्कुराकर बोली, अब मुझे सब कुछ समझ आ गया।